हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज का हमारा नेक्स्ट 9th चैप्टर जो है वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है। सो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगी वीडियो में, जो कि क्या होती है हमारी पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है, एक इंग्लिश का वर्ड जो कि क्या है, इक्वेट करना चीज़ों को, मतलब दोनों तरफ चीज़ों को बराबर करना, बैलेंस करना। एक तराजू के ऊपर, जो हम सब्जी वाला हमारा तराजू होता है, जो वेइंग मशीन्स होती हैं, उस पर हम क्या करते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, एक तरफ हम अपना वेट रखते हैं, दोनों को हम इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी है। जो दो चीज़ें वहाँ पर होती हैं तराजू में, वेइंग मशीन में, उन्हीं दोनों चीज़ों को मैथ्स में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड हमारी क्या होती है, राइट हैंड साइड। सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह से इक्वेशन लिखी है, 4 + 2 = 6। दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, हमारे दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद बारी आती है कैसी इक्वेशन चाहिए हमें इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल्स में। मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया कि जब हमारे पास जो ये x और y होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। देखो ये सिंपल इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के साथ मैंने दो वेरिएबल्स ऐड ऑन कर दिए, x y a b c d, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। और जनरली हम वेरिएबल्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, राइट। सो ये हमारी क्या बन गई, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x और y। और ये 4, 2 और 6 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बात की है कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर का क्या मतलब है, जैसे देखो ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है, ये भी हमारी ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स पे है, लेकिन क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये कैसी है हमारी, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा हमने 2nd और 4th चैप्टर में। वहाँ पर क्या था कि कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। सो ये कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात आती है, लास्ट वर्ड क्या बचा चैप्टर के नाम में, पेयर। इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करनी है, जैसे आपके पास क्या होता है, क्या बोलते हो आप, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो यानी कि कितनी सॉक्स होती हैं उसमें, 2 सॉक्स होती हैं। पेयर ऑफ पेन बोलते हैं, तो उसमें भी कितने पेन्स होते हैं, 2। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का पेयर, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम दो इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। कैसी इक्वेशंस होंगी वो दोनों, लीनियर इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होगी। और कितने वेरिएबल्स होंगे, टोटल 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं ना, ये वेरिएबल्स हमारे दोनों में सेम होने चाहिए, दोनों इक्वेशंस में। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक इक्वेशन तो लिखी है 4x + 2y = 6 और दूसरी लिखी है 3a - 3b = 7, हम ऐसी इक्वेशंस के साथ इस चैप्टर में डील नहीं करने वाले, ठीक है, डन। अब आती है बात इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कोई भी चीज़ जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करें, मतलब पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, वैसे ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0 थी, राइट। इसी तरह से हमारे पास देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2, तो इसीलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप से थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक ही वेरिएबल में पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर देखो खाली x है, राइट। तो इसी तरह से अब जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी क्या बन जाएगी, a1x, इसी से सिमिलर अगर मैं मैच करूँ तो a1x +
b1y सेकेंड वेरिएबल प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन होगी उसकी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि वेरिएबल्स तो दोनों सेम ही रहने हैं, अभी बताया मैंने आपको, तो इसलिए वेरिएबल्स का हमने नाम चेंज नहीं किया, लेकिन आगे के कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए एक को हमने a1 मान लिया, दूसरे को हमने b1 और इसको हमने c1। ऐसे ही इसमें a2, b2 और c2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अब आती है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की बारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व किया था, यहाँ से हमने इसके रूट्स फाइंड आउट किए थे, राइट। रूट्स फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स पढ़े थे हमने। तो इसी तरह से हमने अब लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है, मतलब उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि x की ऐसी वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, मींस आंसर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर इक्वेशंस के लिए भी रहने वाला है। क्या होगा कि x और y की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पर दोनों इक्वेशंस के लिए, तब तो हमारे पास एक ही इक्वेशन थी, लेकिन अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में x और y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि जो आंसर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट्स निकालने के 3 मेथड्स थे, वैसे ही यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसको निकालने के 2 मेथड्स हैं। या तो हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम अलजेब्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ है कि हमें कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस अगर दी होती हैं तो उनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। सीखा हुआ है हमने टेबल बना के, कि टेबल बनाते हैं, एक बार हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, एक बार हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज़ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी के लिए अभी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो 2 लाइंस हैं, या तो क्या हो सकती है केसेस, या तो ये दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, या फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक और सिनारियो क्या हो सकता है कि कोई भी 2 लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं। मीन्स एक लाइन मेरी ये जा रही है तो बिल्कुल इसके ऊपर ही हमारी एक और लाइन होगी। कोई और केस हमारा नहीं बन सकता, या तो दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं 3 सिचुएशन से हम क्या निकालेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। सिचुएशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली ग्राफिकली जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होता है, जितने पॉइंट्स पर लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, उतने ही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे सबसे पहला देखो इंटरसेक्टिंग का केस है, इंटरसेक्टिंग में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे इंटरसेक्टिंग में, एक सॉल्यूशन। इसी तरह से अब कोइंसिडेंट में देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जा रही है, सारे ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि कितने केसेस हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देन थर्ड पॉइंट आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, राइट। सो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास एक केस आता है कि अगर हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बताना हो। देखो ये चीज़ तो है कि पहले हम ग्राफ बनाएंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला कॉलम है, ये क्या है, ग्राफ बनाए बिना अगर हमें बताना हो कि इस दोनों लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। अगर दोनों के कोफिशिएंट्स की रेशियो बराबर नहीं है तो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर कोफिशिएंट, तीनों ही कोफिशिएंट्स बराबर है, तीनों कोफिशिएंट्स बराबर होने का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, कोइंसिडेंट कर जाएंगी। और तीसरी और क्या कंडीशन बच गई कि ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये थर्ड वाला पार्ट हमारा बराबर नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या होंगी, लाइंस एक दूसरे पे बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, ठीक है। तो ये ग्राफिकली वाला पार्ट हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है। अब हमने सीखा कि बिना ग्राफ बनाए हम कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था सारा पार्ट हमारा ग्राफिकली का। अब एक और न्यू मेथड जो क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या है, हमारा अलजेब्रिकली मेथड। और इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में समझेंगे जब हम
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर की। अब फटाफट से इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है बेसिकली 2020 के एग्जाम में, राइट। इसको हमने करना है सॉल्व वर्ड यहाँ पर भी आ गया, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व का मतलब क्या है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है और कैसे निकालना है इसका ग्राफिकली। ठीक है, सो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर सपोज मुझे इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर, जो भी हमारा क्वेश्चन का नंबर है, देन वी हैव की हेडिंग लगा करके आपको अपनी दोनों इक्वेशंस लिखनी है जो भी आपको गिवन है। पहली इक्वेशन को ऐसे डॉट 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 करके 1 मार्क करना है और दूसरी इक्वेशन को ऐसे डॉट 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 करके 2nd मार्क करना है। मीन्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अभी ये जैसे मैंने आपको बताया कि 9th क्लास में हम इसको कैसे बनाते थे, टेबल की फॉर्म में बना करके एक टेबल बनाई, फर्स्ट रो में x, सेकेंड रो में y। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए फर्स्ट रो में x और दूसरी रो में y। ठीक है, अब वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका होता है एक बार x की वैल्यू 0 लो और एक बार हमारे पास किसकी वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू। पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम ये बेसिकली। तो क्या करना है, x और y की वैल्यू 0 लेने का क्या मतलब हुआ कि x की जगह पर मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, 0। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या बच गया, 0 माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो क्या बचा यहाँ से, 0 माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे आंसर माइनस में ही आने वाला है। माइनस का 3y प्लस का 13 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये जो 13 है ये 13 प्लस में है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। सो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट रूल क्या होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। मीन्स बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो साइंस हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने 13 को 3 से अगर डिवाइड किया, वैसे तो ये चीज़ आपको अच्छे से आती होगी बट स्टिल, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 3 इज द 9, देन 1, देन अगेन 3 3 इज द 9, तो कितना आ गया हमारे पास ये 4.333। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4.33। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी, इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ही y की वैल्यू क्या पुट करूँगी, y की वैल्यू पुट करूँगी 0। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगी तो ये पार्ट खत्म, क्या बच गया, 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मीन्स 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये 13 प्लस में है, दूसरी साइड पर जाकर के किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का। अब फिर से वही चीज़ देखो, x इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ किया था वैसे ही यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पर जाकर के क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड। और अगर ये डिवाइड होगा तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 13 को 2 से तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 6.5। वो वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। डन। इसी तरह से अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन की जब बात करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में भी वही काम, पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बच क्या गया, माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज़, ये 12 इधर प्लस में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। फर्स्ट स्टेप देखो सब में यही किया है ना मैंने, यहाँ भी यही कर दिया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। देन जो ये 2 है, ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 6 12। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में ही y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। y की 0 पुट करेंगे तो बच क्या गया, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या बचा, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये प्लस 12 है इधर, तो दूसरी साइड जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। देन ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर के क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x आ गया मेरे पास माइनस का 4। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है। सो देखो सबसे पहले क्या है, 0, 4.33।
ठीक है, मतलब x की वैल्यू तो 0, ये x की तो है ही नहीं आपके पास, वैल्यू किसकी है आपके पास, सिर्फ y की, यानी कि ये कहाँ पर प्लॉट होगा, y एक्सिस पर। हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है, x एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे ही ये वाली पॉजिटिव y और ये वाली हमारी नेगेटिव y। तो y की वैल्यू कितनी है 4.33। अब आप सोचोगे कि 4.33 कहाँ पर प्लॉट करें। देखो जो ये वाली लाइंस होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, ग्राफ पेपर में जो डार्क ग्रीन लाइन होती है उन पे हम अपना पॉइंट मार्क करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। उन डार्क लाइंस के बीच में हमारे पास और छोटी छोटी 9 लाइंस होती हैं, तो वो क्यों क्या है 4.33 है ना, तो यानी कि आप थर्ड लाइन पे 1 2 3, जो आपकी थर्ड लाइन होगी, देखो 1 2 3, जो थर्ड लाइन होगी उससे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, क्योंकि 3 के बाद एक और 3 भी है, तो यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0,4.33। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू -6.5,0। अब किसकी वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू है, तो ये कहाँ पर प्लॉट होगी, x एक्सिस पर प्लॉट होगी। 6.5, तो देखो ये 6 है, तो 6 और 7 के बीच में कौन सी लाइन पे पॉइंट करोगे आप, जो 5th लाइन होगी वहाँ पर आप अपना पॉइंट यहाँ पे ये वाला बना दोगे, तो क्या बन जाएगा -5.5, 0। स्टेप क्या है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है, ये जरूर लिखनी है वरना इसके भी आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। इस लाइन के ऊपर ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, आपने अपनी वो इक्वेशन लिखनी है, कौन सी है 2x - 3y + 13 = 0। ठीक है, अब सेम ग्राफ पर ही मुझे सेकेंड इक्वेशन भी प्लॉट करनी है 0,6। तो क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारी 0 और y की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 0,6 हो गया। इसी तरह से दूसरा क्या है -4,0 मीन्स x की वैल्यू क्या है मेरी -4, तो यहाँ पे -4,0, क्योंकि y की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो इसीलिए कहाँ पर पॉइंट प्लॉट होगा, ये x एक्सिस पर ही प्लॉट हो जाएगा। अब देन अगेन आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों पॉइंट्स को करना है आपने ज्वाइन, इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन कर देंगे एंड देन इसके ऊपर भी हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन है क्या है 3x - 2y + 12 = 0। ठीक है, अब इन दोनों ने जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या बना सॉल्यूशन, देखो x की वैल्यू कितनी आई है -2 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3, सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया -2,3। नीचे लास्ट में आप अपना आंसर क्या लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन इज, ब्रैकेट लगाएंगे, देन x की वैल्यू देन y की वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हमारी जो हैं ये ब्रैकेट्स डिनोट करती हैं कि हम ये पॉइंट्स बता रहे हैं। कौन से पॉइंट्स हैं ये, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये x और y की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करने पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अगर आपको आंसर क्रॉस चेक करना हो एग्जाम में कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो यहाँ पर x की जगह -2 और y की जगह आप अगर 3 पुट करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर की हेडिंग लगा करके आप लिखेंगे सॉल्यूशन इज -2,3, राइट। सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2009 के बोर्ड एग्जाम में। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें। फर्स्ट मेथड क्या था, ग्राफिकली। सेकंड मेथड अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्या है, ग्राफ बनाए बिना ही हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज़, रेशियोज कंपेयर करके, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया। सो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के आपको रेशियोज कंपेयर करने। रेशियोज कैसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी इसकी, a1x + b1y + c1 = 0, और यहाँ पर क्या था a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखो कंपेयर करो। देखो x के साथ जो वैल्यू लिखी है, कुछ नहीं लिखा तो यानी कि क्या लिखा है 1, तो यानी कि a1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरी 1, तो a1 की जगह पे मैं 1 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब a2 की फाइंड आउट करो। देखो x के साथ यहाँ a2 लिखा है लेकिन यहाँ x के साथ 2 लिखा है, तो यानी कि a2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरी
2 आ गई। इसी तरह से यहाँ पर b1 के साथ क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। और b2 की अगर बात करें तो यहाँ y के साथ b2 लिखा है और यहाँ y के साथ 4 लिखा है, तो b2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 4 हो गई। अब ध्यान से देखो कि C1 के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यानी कि C1 की वैल्यू क्या होगी मेरी पूरी -8। ठीक है, क्योंकि ये प्लस की थी और ये माइनस की है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी -8। अब इधर देखो, यहाँ पर C2 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन हमें राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। मीन्स हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 2x + 4y - 16 = 0, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ा है। अगर कुछ भी राइट हैंड साइड पर है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, उसको किधर लेकर आना है लेफ्ट हैंड साइड पर, और जब लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो C2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी -16। ठीक है, कैंसिल आउट करके देखो, जो भी कुछ कैंसिल होता है यहाँ से कैंसिल, 8 1s = 8 और 8 2s = 16, तो ये रेशियो भी 1/2 आ गई, ये रेशियो भी 1/2 आ गई, ये रेशियो भी 1/2 आ गई। सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या लिख सकते हैं कि सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, तो फटाफट से अपनी वो टेबल निकाल के चेक करो जो मैंने अभी बनाई थी, कि जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तब हमारे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमारे सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की फॉर्म में भी, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तो भी हमारा सेम ही स्टेप्स चलेंगे, बस लास्ट में आपको आंसर उसी हिसाब से लिखना है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। इनफाइनाइटली मैंने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, तो आंसर क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर पूछता कि कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस है तो आप अपना आंसर क्या लिखते दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट विद ईच अदर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका जो है वो कॉन्सेप्ट पावर को चेक करने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोला है उन्होंने, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब देखो एक नया वर्ड आ गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड क्या होता है हमारे पास, कब होती हैं, देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम आर। तो लाइन्स कैसी होंगी इस केस में, देखो कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यानी कि वो इनकंसिस्टेंट है। अब सॉल्यूशन किस किस केस में होता है, या तो जब लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जो अभी हमने टेबल पढ़ी कि या तो दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब सॉल्यूशन होता है, या फिर अगर दोनों लाइन्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हैं तब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि कंसिस्टेंट कब होंगी, या तो इस केस में या तो इस केस में, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब दोनों लाइन्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगी पैरेलल, यानी कि जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसने कंसिस्टेंट की बात की है, तो देखो पैरेलल तो हो नहीं सकता क्योंकि पैरेलल के केस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। जी हाँ, ये हो सकता है कि या तो लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर लाइन्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो। देन थर्ड पॉइंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट। क्या हमेशा जब सिर्फ कोइंसिडेंट होंगी तभी कंसिस्टेंट होती हैं, नहीं। हमारे पास एक और केस भी होता है कोइंसिडेंट होने का, कंसिस्टेंट होने का, वो क्या है इंटरसेक्टिंग। देखो दोनों केसेस वैलिड हैं, सिंगल केस नहीं। ठीक है, ये सिंगल केस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। अब इसने भी यही बात कर दी, सिर्फ एक ही केस कह रहा है कि जब हमेशा जब इंटरसेक्ट ही कर रही होंगी सिर्फ उसी केस में ही ये क्या होंगी कंसिस्टेंट। जबकि हमारा सिनारियो क्या है कि या तो इंटरसेक्ट कर रही हूँ या फिर हमारी कोइंसिडेंट, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो आपका आंसर ये हो गया। तो इस क्वेश्चंस के तो आंसर्स आपको बहुत आसान है लिखने। आप पेपर में अपना सॉल्यूशन नंबर मेंशन करेंगे, देन आप अपना लिखेंगे आंसर बी पार्ट, और इसका आप जो है वो वैल्यू भी लिख देंगे जो भी उन्होंने यहाँ पर आपकी बोली हुई है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पावर को जज करने के लिए क्वेश्चन।
ठीक है, नाउ मूविंग हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो जनरली हर साल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कभी 1 मार्क में या कभी 2 मार्क्स में। तो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है ये आपको दिख रहा है क्योंकि इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कैसे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, वो टेबल जिसमें बिना ग्राफ बनाए रेशियोज कंपेयर करके हम वैल्यूज सॉल्यूशंस बता सकते, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जब आप अपना पेपर को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर, क्या कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। देन वी हैव की हेडिंग लगा के दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, डॉट 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 करके ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। उसके बाद जो भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या है, वी नो की हेडिंग लगाएंगे और क्या बोला है उन्होंने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन दोनों इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से अपनी गिवन इक्वेशन को। देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो ये वैल्यू है 7, ये आपको कहाँ शिफ्ट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि हमारी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2x plus 3y, ये 7 इधर प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन को भी हम शिफ्ट कर देते हैं, k minus 1 into x plus k minus plus k plus 2 into y, then minus 3k is equal to 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो भी राइट हैंड साइड पर लिखा था उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया। क्योंकि ये वैल्यू प्लस की थी तो ये किसकी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस की। अगर माइनस की होती तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस की हो जाती, ठीक है। अब कंपैरिजन कीजिए कि x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ x के साथ a1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2। इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा, a2 किस में से लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से। तो x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर k minus 1, तो ये हो गया k minus 1 इक्वल्स टू b1 कितना हो जाएगा, y के साथ जो लिखा है यानी कि 3 डिवाइडेड बाय b2 कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन में जो y के साथ वैल्यू लिखी है यानी कि k plus 2 इज इक्वल टू c1 कितना है हमारा, c1 है हमारा -7 और इसी तरह से c2 कितना है हमारा -3। ये चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई कि हम माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा प्लस का है, लेकिन हमें इक्वेशन में माइनस की वैल्यू दी है। तो साइंस का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज कट गई आपस में। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दैट सो दिस इम्प्लाइज 2 upon k minus 1 is equal to 3 upon k plus 2 और इधर से आप क्या लिखेंगे, 3 upon k plus 2 is equal to 7 upon 3k। देखो ये वाली दोनों वैल्यूज इक्वल रखी, एक बार ये वाली दोनों वैल्यूज इक्वल रखी, ठीक है, क्योंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और 3 इक्वेशंस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखी, हमने 2 में सीखी हुई, तो इसलिए हम इसको और एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो जब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, k plus 2 से, इज इक्वल टू 3 को किससे करना है, 3 को करना है k minus 1 के साथ, 2 को इसके साथ, 3 को इसके साथ। अब खोल दीजिए ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को कैसे करेंगे, 2k, फिर 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 और यहाँ पर कितना आ गया 3k और यहाँ पर कितना आ गया मेरा माइनस का 3। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, ये 4 इधर रह गया, ये 3 इधर माइनस में, इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। इसी तरह से ये 2k इधर प्लस का है, इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3k minus 2k कितना हो गया, k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 7, 4 plus 3 7 बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इधर से सॉल्व करके देखें तो कितना आएगा, देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3k से, तो 3 3 से कितना होता है हमारा
9k इज इक्वल टू 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 7 को करना है k प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 9k इज इक्वल टू, अब 7 को k से करेंगे तो 7k, देन 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 सा 14, फिर ये 7k प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, मीन्स 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 14, तो 9k में से 7k माइनस किया तो 2k इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, k की वैल्यू यहाँ से भी 7 है, k की वैल्यू यहाँ से भी 7 है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक में तो हमें जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं इस तरह से इक्वेशन होती है तो हमें 2 बार कंपैरिजन करना है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस के केस में हम सिर्फ अगर एक बार भी कंपेयर करेंगे किसी भी रेशियो को, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड और थर्ड को, किसी को भी कंपेयर कीजिए, सिर्फ एक बार भी अगर आप कंपैरिजन का काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट आपका फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, क्या पूछा है उन्होंने आपसे, वैल्यू ऑफ के पूछा है, तो आप भी अपना लास्ट आंसर की हेडिंग लगा करके क्या लिखने वाले हैं, दैट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, डन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। तो हमें न्यूमिनेटर से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो बेसिकली हमें सारा काम किस पे करना है, आपको पता चल रहा है किस पे करना है, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे। तो सबसे पहले इसीलिए हमने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सॉल्यूशन नंबर लिखा और सबसे पहली चीज हमने फ्रैक्शन ही इमेजिन करी, क्योंकि फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जो ये हमारी फ्रैक्शन है x/y, ये कितनी हो जाती है, किसके इक्वल बन जाती है, ये 1/3 के इक्वल कब बन जाती है, when 1 is subtracted from the numerator। तो न्यूमिनेटर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, x की जगह पे क्या बन जाए, x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगी हमारी 1/3। एंड अब दूसरी स्टेटमेंट आ गई, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट बिकम्स 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट को कि x/y जो है वो क्या बन जाएगा हमारा 1/4। आप भी एग्जाम में ऐसे लाइन लगा के दोनों तरफ आमने सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 कब बनेगी 1/4, when 8 is added to the denominator। अब उसने डिनोमिनेटर की बात की है, डिनोमिनेटर में अगर हम 8 को ऐड कर दे तो ये हमारी 1/4 बन जाएगी, राइट। सो अब देखो, अब सिंपल क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जब भी 2 फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं तब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, x माइनस 1 से, और y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो y 1 से किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आता है, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, y ही आएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट कैसे ओपन होती है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y। सो यहाँ से क्या बन गया हमारा 3x, ये y इधर आकर माइनस का हो गया एंड -3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से यहाँ से भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू 1 को y प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, y प्लस 8। ठीक है, देखो ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे लेकर जानी, ये मैंने एक अलग वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स के वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप वहां से सीख सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूरे मैथ्स में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देन यहाँ पर y इधर प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से 8 भी इधर प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। और लास्ट में बच जाएगा राइट हैंड साइड पे 0। क्यों बचेगा, क्योंकि जब सब कुछ इस तरफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ ना बचने को हम क्या मार्क करते हैं, हम मार्क करते हैं 0। ठीक है, अब ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वो फ्रैक्शन, मीन्स हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब इस मेथड के लिए, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम सीखेंगे जा रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम सीख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान मुझे इस टाइम पर y की वैल्यू लग रही है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये y इधर माइनस में है, राइट हैंड साइड जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगी, 4x माइनस, देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ y की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करूंगी, क्योंकि y इसके बराबर है। ब्रैकेट लगा करके 3x माइनस 3 और बाकी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एज इट इज स्टेटमेंट उतारी, 4x यहाँ पे एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज y की जो वैल्यू थी वो ब्रैकेट में रखी, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे 4x माइनस 3x एंड माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, x बचेगा, खाली एक x बचेगा ना, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 3 माइनस 8, आंसर कितना आएगा माइनस का 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, हमारे पास x आ गया 5, ठीक है। अब x 5 आ गया, तो इसी तरह से अब आप नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे पेपर में, दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम अपनी x की वैल्यू 5 पुट कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, y की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 और x आपस में मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू कितनी है 5, देन माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो कितना आ गया, 3 5 था 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y। सो 15 माइनस 3 कितना बन गया, 12 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। लेकिन हमसे उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, फ्रैक्शन पूछी है, तो हम भी उनको फ्रैक्शन में ही आंसर बताएंगे। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। x की वैल्यू निकली है हमारी 5 और y की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 12, ठीक है। एंड लास्ट आपका जो आंसर रहेगा, आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर कैसे लिखेंगे, क्या बताया मैंने आपको, जो भी उन्होंने आपसे स्टेटमेंट में पूछा है, दैट आंसर इज इक्वल टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12। जो भी कुछ उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपसे पूछा है ना, आपको वो आंसर लिखना होता है फाइन, ठीक है, विद यूनिट्स। अब यहाँ तो कोई यूनिट्स है नहीं, यहाँ तो नंबर्स की बात होगी, तो इसलिए यहाँ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में यूनिट्स भी होती है, तो फाइनल आंसर में आपको यूनिट्स भी लिखनी होती है। देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2009 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि सप्लीमेंट्री वर्ड यूज है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है इनका मतलब। लार्जर ऑफ टू एंगल्स, अब दो एंगल्स हैं तो क्या लिखेंगे सबसे पहले पेपर में, लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है, जैसे हम अपना पेपर अटेंशन करते हैं। देन सेकेंड एंगल इज इक्वल टू, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा हमारा y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है उन्होंने, दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है कि दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये उन्होंने स्टेटमेंट में ना बोल के सिर्फ उन्होंने एक वर्ड में आपको मेंशन कर दिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। देन क्या बोला उन्होंने, लार्जर ऑफ द टू एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो। किसी को भी आप बड़ा मान सकते हैं, किसी को भी छोटा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता। सपोज जो ये मेरा फर्स्ट वाला है इसको मैंने मान लिया लार्जर, तो यहाँ पेपर में ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये लार्जर है और ये हमारा स्मॉलर एंगल है, ठीक है। तो क्या है, लार्जर एंगल, क्या मतलब x जो है वो क्या है, y से 18 ज्यादा है, तो
तो अगर हम y में 18 को प्लस कर दें, लार्जर ऑफ द एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, कौन सा? लार्जर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? y प्लस 18 आ गई। तो आप क्या कह सकते हैं? दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन का मेथड। सब्स्टिट्यूशन के मेथड में हम क्या करते हैं? इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और फर्स्ट में पुट करने जा रहे हो, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस y कितना हो गया हमारा? 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज का सिंबल हमने हर स्टेप में यूज करना है। सो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। देन अगेन 2y, ये चीज आपको बता दी मैंने कि ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। दूसरी साइड जा करके y क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 162/2 है, 2 नीचे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बन गया? 81 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 81 डिग्री। ठीक है, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो y की वैल्यू आई है उसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई की जगह पे 81, दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, चाहे तो आप इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। अब 81 इधर मेरा प्लस में है, दूसरी साइड जाकर के किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बच गया? 99 डिग्री। ठीक है, देन आंसर क्या लिखेंगे? क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड x एंड y की ही फॉर्म में उन्होंने आपसे आंसर पूछा है। तो लास्ट लाइन में आप अपना आंसर लिखेंगे। दैट आंसर, इस तरह से आंसर की हेडिंग लगा करके, x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मेथड सीखेंगे एलिमिनेशन का। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सो क्या बोला है इस क्वेश्चन में? स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। देखो, 2 एजेस की बात की है। एक तो उन्होंने बात की है फादर के एज की और दूसरी उन्होंने बात की है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 एजेस की बात किया, तो सबसे पहला काम हम अपना यही कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट फादर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स। देखो, ये ईयर्स लिखना, ये यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता है, इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अदरवाइज। देन सेकेंड एज कौन सी बात की है उन्होंने? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रंस। 2 चिल्ड्रंस की एज कितनी हो जाएगी? लेट अस सपोज कि 2 चिल्ड्रंस की जो एज है वो कितनी है हमारी? y ईयर्स। क्योंकि जब तक हमें ये दोनों एजेस नहीं पता होंगी हम रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने हमें? स्टेटमेंट को अब दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फादर्स एज इज 3 times। क्या है कि फादर की जो एज है x जो है वो क्या है? 3 times है। 3 times मतलब 3 से गुना करेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, एज का 3 times मीन्स अगर मान लीजिए कि फादर की एज 45 ईयर्स है तो चिल्ड्रन की एज कितनी है? चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना है? 15। 3 times है ना फादर की एज, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। चिल्ड्रंस की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 था 45, तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। सो वही काम हमने यहाँ पर किया है, चिल्ड्रन की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि वो जो है हमारी किसके इक्वल आ जाए? फादर की एज के। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद की बात की है। तो सबसे पहली चीज़ हम यही कर लेते हैं यहाँ पर ऑल्सो, और कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी हम। आफ्टर 5 years, 5 years के बाद हमारे पास क्या होगा? फादर्स की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 years हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी 45 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 50 years हो जाएगी। तो वही हमने 5 जो है इसमें प्लस कर दिया।
सिमिलरली जो सम है एजेस का, चिल्ड्रन की एजेस का, वो भी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा y प्लस 10 ईयर्स। क्यों हो जाएगा, देखो अभी क्या है, इनकी एजेस का सम 15 ईयर्स है, राइट। सपोज करते हैं कि एक चिल्ड्रन की एज 7 ईयर्स है और दूसरे की एज कितनी है, 8 ईयर्स है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई। 5 साल बाद 5 साल इसकी एज बढ़ेगी, मीन्स 12 हो जाएगी, और 5 इयर्स इसकी भी एज बढ़ेगी। तो दोनों की 5 इयर्स इसकी बढ़ी और 5 इयर्स इसकी एज बढ़ी, तो टोटल कितनी एज बढ़ गई, टोटल हमारी 10 ईयर्स एज बढ़ गई। जो सम था वो देखो, सम अब यहाँ पर कितना आएगा, 25। पहले सम कितना था, 15, अब सम आ रहा है 25। तो टोटल एज कितनी बढ़ चुकी है, 10 ईयर्स बढ़ गई है। देन नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज, अब उसकी एज कितनी है 5 ईयर्स के बाद, x प्लस 5। तो लिख लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, जो चिल्ड्रंस की एज है 5 ईयर्स बाद उसका ट्वाइस हो जाएगी, 2 इंटू वाई प्लस 10, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई, मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना हो गया, 2y प्लस 20, ठीक है। अब ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 2y इधर प्लस में है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से ये 5 इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही इस फर्स्ट इक्वेशन को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3y इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर के किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का, ठीक है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में सबसे इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन कर लेने का, कि x की वैल्यू आप यहाँ पर 3y पुट कर दीजिए, आपके पास क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो है एलिमिनेशन का मेथड समझाने वाली हूँ कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं। ये दोनों इक्वेशंस बनी थी हमारी और अब हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करना होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसका x का 1 है और इसका x का 1 है, तो ये तो दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप पे मूव ऑन हो सकते हैं कि फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं कि अगर कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होते तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी पहले सिंपल देखते हैं कि अभी दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। जब माइनस करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स जो वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस की, जो माइनस की होगी वो प्लस की। फिर से 15 प्लस का है तो 15 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये x प्लस का है, ये x माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 माइनस का है और ये 2 हमारा नया साइन देखना है, पुराना नहीं। 2 किसका है, प्लस का, तो इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो आंसर किसका आएगा, माइनस का y, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट का आंसर साइन आता है आंसर में। ऐसे ही 0 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 15, y माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है। तो y किसकी एज मानी थी हमने, चिल्ड्रंस की सम की एज, लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में किसकी एज पूछी है, फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज पूछी है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y, ये 3y इस तरफ शिफ्ट कर दो, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 15, सो x इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो एज कितनी आ गई हमारे पास, फादर की एज आ गई टोटल 45 ईयर्स। और लास्ट में जब आप अपना आंसर लिखेंगे, आप अपना आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस विद यूनिट आपका आंसर होगा। डन।
मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद द क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर साल एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2014 में, ठीक है। जनरली ये 8th और जो हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, राइट। सो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में क्या बोला है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, हमें इससे कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रही है और डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितनी देर में, 10 आवर्स में। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इससे भी हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें। देन इधर से इन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोटिंग इन स्टिल वाटर। 2 स्पीड्स पूछी हैं इन्होंने, तो बस हम क्वेश्चन को यहीं से ही अपना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में सपोज कीजिए मैंने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। आपको पता है स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो आपने यहाँ पे जब लेट करना है वैल्यू को, तब भी आपने यहाँ पर इसकी यूनिट लिखनी है। देन दूसरी स्पीड कौन सी की बात की है उन्होंने, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछी है उन्होंने हमसे, क्या बोलगी, स्ट्रीम की स्पीड हमने लेट कर ली, लेट अस सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, ईजी है। अब उन्होंने 2 और स्पीड्स की बात की है, किसकी, अपस्ट्रीम में स्पीड और डाउनस्ट्रीम में, कुछ टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से ही अपनी, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इन दोनों से अपनी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, देखो डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं हम कि दोनों की स्पीड को करते हैं हम प्लस, स्टिल वाटर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, दोनों की स्पीड जो है वो प्लस होती हैं। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरह से जिसकी एक और टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, किसका डिस्टेंस दिया है, अपस्ट्रीम में जब जा रही है तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक। इतना समझ में आया कि डाउनस्ट्रीम में करनी है स्पीड प्लस, अपस्ट्रीम में करनी है स्पीड हमने माइनस, राइट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने बोला है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखो अपस्ट्रीम में जा रही है 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में जा रही है 44 किलोमीटर, दोनों को मिलाकर जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स का। तो हमारे पास क्या है, स्पीड आ चुकी है, डिस्टेंस भी है। हम टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर अपस्ट्रीम के लिए 30 किलोमीटर और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड है x - y, और ये क्या हो गए, आवर्स हो गए, ठीक है। ये कौन सा टाइम है हमारे पास, ये टाइम आया है हमारे पास अपस्ट्रीम का टाइम, राइट। इसी तरह से टाइम निकाल लेते हैं, आपने ये सारा कुछ नेक्स्ट लाइन में करना है। इसी तरह से टाइम निकाल लेते हैं हम अपना डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगना है वो कितना है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोबारा से वही, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डाउनस्ट्रीम में उसने, 44 किलोमीटर। सो 44 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है उसकी डाउनस्ट्रीम में, स्पीड है उसकी x + y आवर्स, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसने क्या बोला है, दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। टोटल टाइम की बात कर रहा है वो, मीन्स इस इक्वेशन को अगर हम इसके साथ प्लस कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, = 10 आवर्स, मीन्स 30 अपॉन x - y प्लस 44 अपॉन x + y = 10, ठीक है। अब इसको मान लिया हमने सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज जो हमारा 1/x - y है इसकी वैल्यू है u,
ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लेट करके कर सकते हैं, दैट लेट 1/x - y जो है वो मेरा u के बराबर है, और 1/x + y जो है वो हमारा किसके बराबर है, v के बराबर, राइट। तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, 30/x - y, x - y को क्या माना है हमने, u, तो यानी कि 1/x - y, तो ये कितना बन जाएगा 30u + 44v इज इक्वल टू 10, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात कि जो 30 के साथ 1/x - y है, इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर u मान लिया। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, बस यहाँ पर ही मैं चेंजेस कर रही हूँ कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो गया 40, और स्पीड वही है हमारी x - y। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करते जाना है आपने सारा क्वेश्चन। एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में अब कितनी दूर जा रही है 55 किलोमीटर, कितनी देर में जा रही है टोटल 13 आवर्स में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 55, और ये जो टोटल है ये टोटल किसके बराबर है हमारा 13 के बराबर, राइट। इसी तरह से जब आप यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी 1/x - y की जगह जब आप u पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 40u प्लस इसकी जगह पर जब आप v पुट करेंगे तो 55v इज इक्वल टू 13, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि अब हमारी ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। समझ में आई बात, बिल्कुल सेम सेंटेंस था, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस था। ठीक है, अब सीखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला रूल जो मैंने आपको अभी बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स है, देखो इसका कॉफिशिएंट 30 है और इसका कॉफिशिएंट कितना है हमारा 40 है, दोनों कॉफिशिएंट किसी भी एक के, चाहे आप v के करिए चाहे आप u के, दोनों के हमें इक्वल करने होते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 40 से, और फोर्थ इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे 30 से। इस इक्वेशन को इसके वेरिएबल इसके कांस्टेंट से, और इस इक्वेशन को इसके कांस्टेंट से। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 40 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1200u, प्लस 40 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1760v। दिस इज इक्वल टू 40 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। ध्यान रखिएगा, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होता है और राइट हैंड साइड भी। इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अभी क्वेश्चन नंबर मार्क कर दीजिए आप 5, इसको 40 को जब जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1200u, प्लस 55 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1650v इज इक्वल टू 13 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 390। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, अब वही सेकेंड स्टेप पर मूव ऑन करना है। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है अब माइनस, मीन्स 5 - 6। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करके कैसे करनी है, माइनस साइन चेंज करके, कि जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गई। इसमें से इसको माइनस करिए, आंसर कितना आएगा हमारे पास 110v इज इक्वल टू, ऐसे ही 400 में से 390 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से ये 110 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद क्या किया था हमने, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम अपनी में पुट कर देंगे। लेट अस सपोज कि मैंने जो ये वैल्यू है ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 30u प्लस 44 इंटू v कितना है मेरा 1/11, दिस इज इक्वल टू
10। देखो अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, 11 4 था 44, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 30u + 4 = 10। अब ये 4 दूसरी साइड जा कर के क्या हो सकता है माइनस, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे आंसर आएगा 6। इसी तरह से जो ये 30 है ये 30 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जा कर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है x और y की फॉर्म में, क्योंकि उसने पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ वॉटिंग इन स्टिल वाटर। और फिर से आपको वही काम करना है, यहाँ पर u और v की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। देखो अब हमारे पास क्या है 1/x - y किसके बराबर है u के, और 1/x + y किसके बराबर लिया था हमने v के बराबर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए 1/x - y = u की वैल्यू कितनी आई है 1/5, और यहाँ से x + y v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/11। ठीक है, अब दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा x - y = 5, और इधर से कितना आ जाएगा x + y = 11। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आपके लिए सिंपल रहेगा कि अगर आप यहाँ पर देखो, अब दोनों इक्वेशंस के हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 6 और इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 7। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, सॉरी ये 7th है और ये हमारी क्या है 8th इक्वेशन, तो 7th में से अगर हम 8th इक्वेशन को अपनी माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा x - y = 5, और इधर से क्या है x + y = 11। दोनों को करिए माइनस, x से x कैंसिल, y और y दोनों सेम साइन के साथ है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस का 2y = माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड y = 6 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं खुद से। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जब आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फाइनल आंसर आपको पता है आपको क्या लिखना है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू जो भी हमने मानी थी इक्वल टू उसकी वैल्यू, एंड द स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 2013 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखो दो चीज़ों की बात की है उन्होंने, किस किस की, उसकी लेंथ की और ब्रेथ की। लेट हमने लेट कर लिया कि x जो लेंथ है वो हमारी कितनी है x यूनिट्स। देखो मैंने यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं लिख सकती क्योंकि उन्होंने यूनिट्स की ही फॉर्म में उसकी यूनिट लिखी। ठीक है, तो लेंथ कितनी मान ली सपोज मैंने x यूनिट, और ब्रेथ कितनी मान ली सपोज मैंने उसकी y यूनिट्स। ठीक है, अब इस लेंथ और ब्रेथ से रिलेट करके उसने उसके एरिया की बात की है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया क्या हो गया x इंटू वाई हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। उन्होंने बोला है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, सो अगर हमारी जो न्यू लेंथ है वो कितनी हो जाए, न्यू लेंथ है अगर 5 यूनिट कम हो गई, x - 5 हो गई, और जो ब्रेथ है वो हमारी ब्रेथ जो है वो 5 यूनिट इंक्रीज हो जाए, 5 + 5 हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा कि जो एरिया है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि जो हमारा न्यू एरिया है, न्यू एरिया कितना बनेगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है इंटू में ब्रेथ है। उसने क्या बोला, जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से 9 यूनिट कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पुराने एरिया में से अगर हम 9 यूनिट कम कर दें, अगर पुराने एरिया में से 9 यूनिट कम कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा न्यू एरिया के बराबर आ जाएगा। डन, पहले इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या, अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा xy - 9। इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस वैल्यू को इससे
फिर इस वैल्यू को इससे, तो कितना आ गया x इंटू वाई हो गया xy माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, फिर ये दूसरी वाली वैल्यू उठा के इसको इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई, मीन्स -5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y से तो माइनस का 5y, फिर इस -5 को इस -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। नाउ कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल आउट होता है xy से xy कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी प्लस की हो जाएं, और ये 9 मेरा माइनस का है, दूसरी साइड जा कर के किसका हो जाएगा 25 + 9 = 34 यूनिट्स। तो एक इक्वेशन बन गई मेरी 5x + 5y = 34 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं दैट ऑल्सो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए एंड नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ऑल्सो की, और सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। क्या बोला है उन्होंने, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ को अगर हम 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें तो न्यू लेंथ कितनी हो गई हमारी x + 3 हो गई, ठीक है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ब्रेथ के लिए कुछ मेंशन नहीं किया, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो इसको हम यही वाला ही मान लेंगे, पहले वाला ही, कि यानी कि ऑब्वियसली ये लेंथ को भी 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को भी 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर अलग अलग करते, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज, तो मेंशन करते, जैसे यहाँ पर मेंशन किया लेंथ को रिड्यूस किया है और ब्रेथ को इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, तो यानी कि ये अंडरस्टूड है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को 2 यूनिट इंक्रीज किया है। तो यहाँ से जो एरिया बनेगा, न्यू एरिया, वो कितना बनेगा हमारे पास, न्यू एरिया कितना बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x + 3 और ब्रेथ कितनी है हमारी y + 3, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या बोला है, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस वाले एरिया से ये वाला एरिया क्या है 67 यूनिट्स इंक्रीज हो गया है, तो मतलब अगर इस एरिया में हम 67 प्लस कर दें, पुराने वाले एरिया में 67 अगर प्लस कर दें तो ये हमारा इसी के बराबर आ जाएगा, न्यू एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि न्यू वाला इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज कौन सा हुआ है, न्यू वाला, तो बराबर करने के लिए दोनों को पुराने वाले में हमने 67 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। वही चीज़ फिर से अगेन वही चीज़, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, xy + 67 = मल्टीप्लाई करिए x को y से xy, फिर x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर 3 को y से करेंगे तो 3y, फिर 3 3 सा 9, xy से xy हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 67 में से ये 9 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 58 = 3x + 3y। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को जो है आप अपना एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी जो डायमेंशंस है, देखो उन्होंने क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो आप अपना फाइनल आंसर भी जो लिखेंगे इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके पहले दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मतलब 3 से, और सेकेंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से मतलब 5 से। तो फाइनल आंसर आप अपना लिख दीजिएगा, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ऐसे हेडिंग लगा करके डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू दिस मच यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर आएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू दिस मच यूनिट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, केस बेस्ड क्वेश्चन पे। इस चैप्टर के समझते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमसे क्या बोला है, केस बेस्ड क्वेश्चन में अ टेस्ट कंटेन्स ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है हमारे पास। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा, वाइल 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। लेकिन अगर आंसर गलत होगा तो उसके लिए हम 1/4 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो करेक्ट के लिए उसको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन रॉन्ग के लिए उसका 1/4 मार्क जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अ स्टूडेंट नोज सम क्वेश्चंस, उसको कुछ क्वेश्चंस पता है, तो हमने क्या किया कि जो उसको नोन है क्वेश्चंस वो मान लिए हमने
x and rest he attempted by guessing. गेस करके या चीटिंग करके जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो लेट अस सपोज कितने हैं हमारे y हैं. नाउ ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस. 120 क्वेश्चंस उसने आंसर किए. देखो जो उसको पता है और जो चीटिंग करके, दोनों का जो टोटल है वो कितना है हमारे पास 120. ठीक है, इतने क्वेश्चंस इसने उसको खुद को आते थे, इतने उसने चीटिंग करके अटैम्प्ट किए. टोटल कितना हो गया हमारा 120. एंड ही गुड 90 मार्क्स. उसको कितने नंबर मिले 90 नंबर मिले. अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि देखो जितने इसको आते थे आंसर्स, x क्वेश्चंस आते थे इसको, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिला. तो यानी कि इसके टोटल नंबर कितने बने होंगे x × 1. टोटल मार्क्स कितने बनने चाहिए थे इसके x मार्क्स बनने चाहिए थे. लेकिन जो इसने y क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जिसका 1/4 मार्क एक क्वेश्चन का गलत का डिडक्ट हुआ, एक क्वेश्चन गलत था तो 1/4 मार्क डिडक्ट हुए. अगर y क्वेश्चंस गलत थे तो कितने मार्क्स डिडक्ट हुए 1/4y. ठीक है, और यही जो वैल्यू है ये है इसके टोटल मार्क्स की. टोटल इसके कितने मार्क्स आए हैं 90 मार्क्स. समझ में आई बात कि एक करेक्ट आंसर का इसको 1 नंबर मिलना था. जो इसको आते थे क्वेश्चंस वो तो सारे करेक्ट ही थे, मतलब इसको टोटल कितने मार्क्स मिलने थे x मार्क्स मिलने थे. लेकिन जितने इसने चीटिंग करके किए या गेस करके किए वो रॉन्ग थे. इसके एक रॉन्ग का 1/4 मार्क्स डिडक्ट होना था. तो y क्वेश्चंस गलत है तो कितने मार्क्स डिडक्ट हुए x में से 1/4. मार्क्स कितने आए इसके 90. बस क्वेश्चन खत्म. इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को माइनस कीजिए, सिंप्लीफाई x से x कैंसिल. इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/4y इज इक्वल टू 30. देन इसको सिंपल कर लीजिए, 5/4y इज इक्वल टू 30. तो ये कितना आ गया 5 6 30 और ये 4 इधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 24. तो उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली. करेक्ट आंसर्स कितने दिए, देखो 24 है. यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है. सेकंड पार्ट में देखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि कितने क्वेश्चंस उसको आते थे, करेक्ट किए उसने. एंड सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस. उसने गेस कितने क्वेश्चंस किए. गेस कितने किए उसने, जो y की वैल्यू है. यानी कि एक ही पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2 पार्ट सॉल्व हो गए एक ही टाइप से. कि गेस कितने किए उसने 24 और उसको आते कितने थे. यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे अगर x + y इज इक्वल टू 90, y की वैल्यू कितनी है 24 इज इक्वल टू 90. दूसरी साइड जाकर के हमारे पास ये माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 66. तो इतने उसको आते थे और इतने उसने चीटिंग करके किए. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड वर रॉन्ग. मतलब जितने भी उसने गेस करके क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे गलत हैं. एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गेट. अब उसने 80 आंसर्स करेक्ट किए तो यानी कि उसको 80 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक करेक्ट आंसर का 1 नंबर है. 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो कितने नंबर मिलेंगे उसको 80 क्वेश्चन. टोटल उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 120. 120 में से 80 करेक्ट किए तो रॉन्ग आंसर्स कितने अटेम्प्ट किए 40. और 40 क्वेश्चंस का 1/4 मार्क्स उसका डिडक्ट होगा. यही रूल है. तो यानी कि 80 में से हम किसको माइनस कर देंगे 1/4 को. तो आंसर कितना आ गया 80 - 10 मीन्स आंसर आ गया 70. ठीक है, देखो 80 तो टोटल करेक्ट किए, रिमेनिंग कितने बच गए 40 क्वेश्चन. 40 के 40 उसने गलत अटेम्प्ट की और एक गलत क्वेश्चन का 1/4 मार्क डिडक्ट होना. तो 40 गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे 40 × 1/4. और वो हमने अपने जो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 70. और यहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे 70 मार्क्स. ठीक है, तो इस चैप्टर के हर टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास सैम्पल क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक अटैच है जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चन हैं. आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं. And if you find this video useful for you, then please do like and share my video and please do subscribe to the channel if you are new to the channel.